आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 से। पार्ट 4 में संविधान के मौलिक अधिकारों का जो पार्ट 3 था, भाग 3 था, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। उसके बाद ठीक शुरू होता है पार्ट 4 भाग 4। इसमें आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और शॉर्ट रूप में इसे डीपीएसपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे डीपीएसपी कहते हैं। तो आज हम इस डीपीएसपी की चर्चा करेंगे। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस डीपीएसपी में कि मौलिक अधिकारों के खत्म होते ही जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के ठीक बाद, तुरंत बाद समझिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो शामिल किया गया है, तो आखिरकार ऐसी क्या खास बात है। तो हम आपसे बताएं, शुरुआत के दिनों में जब मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया या आपस में चर्चा हुई, तो उस समय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, जिनका नाम आपको पता होगा, बी.एन. राव। क्या नाम था उनका? बी.एन. राव। यानी जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी ने सभा में आपस में एक सुझाव दिया कि मौलिक अधिकारों को 2 रूपों में रख लो, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में उन्होंने उन मौलिक अधिकारों की बात की जिसे राज्य सरकारों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही देना था, और पार्ट 2 में, जिसे आज हम डीपीएसपी के रूप में पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में पढ़ते हैं, इसको बी.एन. राव जी ने कहा था कि इसे पार्ट 2 के रूप में भाग 3 में ही रख लो। यानी भाग 3 के मौलिक अधिकारों का जो श्रेणी था, उसमें उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांट दो। एक भाग में जो वर्तमान में अभी है वो, और दूसरे भाग में इस राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उन्होंने ये सुझाव दिया कि इन मौलिक अधिकारों को भी इसी में शामिल कर दो पार्ट 2 के रूप में, यानी मौलिक अधिकारों की दूसरी श्रेणी के रूप में, दूसरे तरह के मौलिक अधिकार। अच्छा, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसे दूसरी तरह का मौलिक अधिकार? तो खास बात यह है कि जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं, समानता से संवैधानिक उपचारों तक के, इन मौलिक अधिकारों में संविधान लागू होने के तुरंत से ही लागू होना था, और उनका सुझाव था कि ये जो दूसरे डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें मौलिक कर्तव्य की दूसरी श्रेणी में रख दी जाए, क्योंकि इन्हें जब पैसा होगा, क्योंकि इसको देने में राज्य सरकारों को पैसे खर्च करने पड़ते, और उन दिनों हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि पहले तो पेट पालना भारी था, समझिए बात को, भोजन का इंतजाम भारी था, पैसे की बात तो बहुत दूर थी। तो बी.एन. राव ने ये सुझाव दिया। तो फिर बी.एन. राव ने अपना सुझाव देने के बाद कहा कि बाकी और लोग भी अपना सुझाव इस पर दें। तो इस पर सुझाव, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी संविधान सभा में के.टी. शाह जी थे, डॉक्टर अंबेडकर जी थे, तो इन सब से भी सुझाव मांगे गए। तो के.टी. शाह ने इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जिन्हें हमें मौलिक अधिकारों में शामिल करने की बात, दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल करने की बात बी.एन. राव साहब कह रहे थे,
तो केटी शाह ने इसको इस तरीके से कहा कि यह बैंक के उस चेक के तरह है कि जिसे हम चेक तो आज जमा करें, यानी चेक हमारा है, लेकिन भुगतान बैंक की जब मर्जी होगी तब करेगा। अब समझिए इस बात को, जैसे कोई चेक है, आप जब भर के देंगे बैंक को तभी उसको कैश करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। आप तुरंत डिमांड नहीं कर सकते थे किसी भी इस तरह के अधिकारों का जो इसमें शामिल है। तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना सुझाव दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि ये जो डीपीएसपी है, इसे मौलिक कर्तव्यों में न रख के, भाग 3 में न रख के, इसके जस्ट तुरंत बाद, क्योंकि इसका भी बड़ा महत्व है, इसको तुरंत बाद रखते हैं, लेकिन इसको हम रखेंगे भाग 4 में। क्यों? और उन्होंने तर्क दिया कि इसका जो मूल उद्देश्य होगा वह होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या लोगों के कल्याण के लिए होगा। तो इसमें एक शब्द जोड़ा, नागरिकों के लोक कल्याण के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा जो इसका मूल उद्देश्य था, ये तो हो गया इसका मूल उद्देश्य। इसको कहा कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करने का मूल उद्देश्यों की श्रेणी में किसके? इसके डीपीएसपी के। तो इस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 यानी भाग 3 मौलिक अधिकारों के तुरंत बाद भाग 4 में रखा, और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। और इसका जो मूल उद्देश्य है वह कोई भी नियम कायदा, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए, चाहे राज्य सरकार बनाए, चाहे कोई भी राज्य, हम राज्य की भी परिभाषा अभी आपको क्लियर करेंगे कि आखिर राज्य कहते किसे हैं। यानी कोई भी नियम कायदा कानून या योजनाएं जब भी बनेंगी तो उसमें राज्य के नागरिकों के लोक कल्याण और उनके आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की समानता को भी ध्यान में रखते हुए बनाना है, ऐसा निर्देश दिया गया। इसीलिए इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आगे डिटेल्स में और हम जाएंगे। तो इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर उन्होंने इसको सब लोगों ने माना और कहा यह जो हम 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर किए हैं, इसमें से ये जो बातें हैं नीति निर्देशक तत्वों की, यह आयरलैंड के संविधान से हम क्या करते हैं, प्रेरित होकर के वहां के संविधान से लेते हैं। आयरलैंड का संविधान हमारे से पहले बन गया था, 1937 में बन गया, 1937, और हमारा जाके तैयार हुआ 1949। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? हमारे देश के लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको कहाँ से उठाया? आयरलैंड के संविधान से। यूपीएससी में एक प्रश्न था, चलो संविधान निर्माताओं ने राज्य के निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से इससे प्रेरणा ली, यानी कहाँ से इसको लिया? तो इसका उत्तर हम बता दें, आयरलैंड ने यानी भारत ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से, जो 1937 में बना था आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से लिया। कहाँ से लिया था? स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। अब कोई पूछेगा ये बताओ स्पेन ने कहाँ से लिया? तो कहीं से नहीं लिया, स्पेन का ये मूल आविष्कार है। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व उन्होंने अपने राज्य के लिए खुद बनाया था, अपने संविधान में शामिल किया था, और वहां से प्रेरणा लेकर के आयरलैंड ने, फिर आयरलैंड से प्रेरणा लेकर के भारत ने इसे क्या किया, अपने संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक
पार्ट 4 में भाग 4 में शामिल किया। 1 मिनट आप ब्लैक बोर्ड पर देखें, फिर लेक्चर विस्तार से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में इसे सब शब्दों का पहला पहला ले लो, डी पी एस पी, इससे हो गया डीपीएसपी। शॉर्ट में आप डीपीएसपी कोई चर्चा करता हुआ मिले तो ये समझ लेना राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। इसका जो मूल उद्देश्य है देखना, भारत के संविधान में इसे शामिल करने का जो उद्देश्य है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है भाई राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का, कोई पूछे तो बताना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वो दिशा निर्देश या सुझाव हैं, वो दिशा निर्देश या सुझाव हैं जिन्हें सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों से ही नहीं मतलब है, उस राज्य से मतलब है जिस क्षेत्र में जिसका खुद का शासन चलता हो, जैसे बिजली विभाग हो गया, एयरपोर्ट एरिया हो गई, समझते हैं ना, जहाँ पे जिनका खुद का शासन चलता है। तो ये जब भी केंद्र हो, राज्य हो, कोई विभाग हो, जिन क्षेत्र में उनके रूल्स और कानून चलते हैं, वो नीतियां बनाते, यानी जब भी कोई वो नीति बनाएंगे और कानून लागू करेंगे, लागू करते समय ध्यान में रखना होता है। अब बात को समझ लो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या कोई स्वतंत्र राज्य हो जिसकी अपनी परिधि सीमा क्षेत्र होता है, जिसमें वो नीतियां या कानून बना के लागू करता है, तो ये सब करते हुए इन बातों को, किन बातों को जो इसमें शामिल हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा दिशा निर्देश है। क्यों? इसका जो मूल उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का, यहाँ देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना इस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य। अगर आपसे कोई इसका उद्देश्य पूछे तो बताइए। भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है। विवरण इसका देख लो। संविधान का भाग 4 पार्ट 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक स्रोत कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान, जो 1937 में आयरलैंड का संविधान बना था, उस आयरलैंड के संविधान से ये हमारे भारत के संविधान में लिया गया। ये स्रोत है यहाँ से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया, कोई पूछे तो बताना, स्पेन से। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक देश से चली, दूसरे देश ने अपनाया, फिर उस देश से हमने भी उसे अपनाया। समझिए बात को, कितना महत्व है इसका। इसकी प्रकृति क्या है? गैर न्यायसंगत, नॉन जस्टिफिकेबल है, इन्हें अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। कहने का मतलब ये वो है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद में लागू ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व, लेकिन जो भाग 3 वाले मौलिक अधिकार हैं उनको कोर्ट जबरदस्ती लागू करवा सकती है। समझिए बात को। लेकिन 36 से 51 वाले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, समझिए बात को, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है। और स्टेट को कोई भी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम्हें ये देना ही देना है। क्यों? क्योंकि इस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो व्यवस्थाएं हैं वो मुफ्त की नहीं है, उसमें खर्च होगा।
सरकारों के पास इनको लागू करने के लिए पैसा होना चाहिए। इसीलिए भाग 3 के अनुच्छेद जो थे वो उसी समय तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे 26 जनवरी 1950 से। और बाकी जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे जैसे केंद्र सरकारें, जैसे जैसे राज्य सरकारें और जैसे जैसे कोई स्वायत्त क्षेत्रों के पास पैसा होता गया, तो इनमें शामिल बिंदुओं को शामिल धीरे धीरे लागू करते गए, ये तुरंत लागू नहीं किए। जैसे अगर ये मौलिक अधिकारों के श्रेणी में होता तो पता चले खाने का ही मिजान नहीं बैठ रहा था पूरे देश को। ये होता कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या था कि सबको क्या करना था, शिक्षा देना था, निःशुल्क शिक्षा देना था, समझिए बात को, सबको पढ़ाना था। जो वृद्ध है, बूढ़ा हो गया, उसे पेंशन देने की व्यवस्था थी। जो कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं उन्हें सहायता देने की जरूरत थी, पेंशन की व्यवस्था थी। अब आप देखिए बहुत सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर बनती हैं वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए उनका खर्च सरकारें वहन करती हैं, चाहे वो इस केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या किसी अपने विशेष क्षेत्र की जो नियम कायदे सुविधाएं होती हैं उसको लागू करते हैं, तो वो पैसा वो विभाग देता है। तो कहने का तात्पर्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये किसका था, नागरिकों का था। समझिए बात को, लागू करना ही पड़ेगा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या किसी को, ये भी नागरिकों के लिए ही है। लेकिन इसमें किसको करना है, स्टेट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो स्वायत्त निकाय हैं या कोई जो विभाग हैं, इन बिंदुओं को लागू वह क्या कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर कर सकता है। जैसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं था, बाद में 2002 में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। केंद्र सरकार के पास पैसा हुआ, सबको 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने के लिए 21 का में जोड़ दिया। तो इस तरह से समझिए समय समय पर, या इसका एक फर्क समझिए, मौलिक अधिकार उसी समय लागू हो गए और राज्य के नीति निर्देशक तत्व धीरे धीरे जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी राज्य क्षेत्र के जिनकी अपनी नियम कायदे और प्रशासन चलता है, उनके पास जैसे जैसे पैसा होता रहता है वो उस तरह से इनके अंदर शामिल होने वाले बिंदुओं को अपने यहाँ लागू करते रहते हैं। तो ये फर्क है। और मौलिक अधिकारों में आप कोर्ट जा सकते हैं, समझिए बात को, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें शामिल हैं उनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे अगर इसके लिए भी कोर्ट जा सकते तो पता चलता कोई भी पहुंच जाता और कोर्ट में रिट दाखिल कर देता, हम बुढ़ा हो गए भैया, कुछ कर नहीं पा रहे, हमें पेंशन दो अनुच्छेद 32 के तहत, तो फिर सरकार को बहुत परेशानी बनती। इसलिए इस राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो भी व्यवस्थाएं शामिल है, चाहे वो कृषि है, सिंचाई है, शिक्षा है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहन की बात हो, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात हो, हालांकि 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा का अब मौलिक अधिकार के उपखंड में जोड़ दिया गया, इसलिए इसको तो मांग सकता है। तो विरासत के पास पैसा हुआ और उसको लगा कि अब हम इसको देने में सक्षम हैं, तो उसने इसको उपखंड जोड़ के 21 में कर दिया। तो बाकी जो 36 से 51 तक जो उपबंध हैं, इन उपबंधों, नियमों और तत्वों को शामिल करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी विभाग इनमें से लोक कल्याणकारी योजनाओं को अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार लागू करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी भारत का नागरिक इनको अपना मौलिक अधिकार समझ करके डिमांड नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से राज्य सरकारों के ऊपर है, उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब राज्य देखो, अनुच्छेद 12 में ये था, समझिए, मौलिक अधिकार शुरू होते ही ये था
कि कोई भी राज्य इन्हें मना नहीं कर सकता, रोक नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 36 शुरू होने के तुरंत शुरू होते ही यहाँ ये है कि कोई भी इसकी डिमांड मौलिक अधिकारों के तहत नहीं कर सकता। ये पूरी की पूरी तरह से राज्य के ऊपर है, केंद्र के ऊपर है। अब राज्य का क्या मतलब होता है, इसे समझिए। राज्य का मतलब होता है कि वह एरिया, कोई ऐसा परिक्षेत्र जिसके नियम, वह अपने आर्थिक रूप से सशक्त हो और अपने क्षेत्र में अपने कायदे कानून या अपनी व्यवस्थाएं वह स्वयं संचालित कर सकता हो, टैक्स लगा सकता हो, ये सब चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं। जो संवैधानिक भाषा है उसकी बात बता रहा हूँ। राज्य जहाँ शब्द आए संवैधानिक भाषा में, उसे केवल और केवल आप स्टेट गवर्नमेंट से मत जोड़ना, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहाँ संवैधानिक भाषा में राज्य की बात आती है तो राज्य में केंद्र सरकार भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, और स्थानीय प्रशासन भी आते हैं जो उस परिक्षेत्र में अपना नियम कायदा कानून या अपना टैक्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके से राज्य को बिल्कुल आप कन्फर्म करके समझना। तो ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, सभी राज्यों को, जैसे केंद्र सरकार को भी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी है और स्थानीय प्रशासन को भी है, कि किसी विभाग को, जैसे बिजली विभाग है, समझिए बात, और भी अन्य सब विभाग है जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। अगर लोक कल्याणकारी शब्द से ये बंधे ना होते तो ये ऐसी नीतियां बनाते कि लोग परेशान हो जाते। जैसे बिजली विभाग इतनी ज्यादा बिल कर देता, अगर उसे लोक कल्याण को ध्यान, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को ध्यान में न रखना होता इस 36 से 51 तक, तो पता चलता कि इतनी महंगी बिजली कर देता कि आम आदमी उसको भर ही नहीं पाता। तो जहाँ भी जो सरकारी योजनाएं बनती हैं, समझिए बात को, वो बहुत ही भारत के नागरिकों के लोक कल्याण यानी जनता के कल्याण और उसकी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को ध्यान में रख करके बनाने की इसमें दिशा निर्देश है। 36 से 51 तक भारत की किसी भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय नगरीय प्रशासन हो, नगरीय क्षेत्र का प्रशासन हो, समझिए बात को, या कोई विभाग ही हो जो अपने विभाग के अनुसार कोई योजनाएं, कोई कानून लाता है, तो वह लोक कल्याणकारी होना चाहिए, जिसमें जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए, उसमें जनता की भलाई सम्मिलित होनी चाहिए, केवल और केवल उसी का फायदा ना हो। इसलिए जनता की भलाई को देखते हुए, लोक कल्याण को देखते हुए, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को देखते हुए, उसके लोकतंत्र को, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाइए, कोई भी नीतियां बनाइए, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक के लोक कल्याण, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए सरकारी जो सुविधाएं होती हैं, सरकारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, वह प्राइवेट के मुकाबले सस्ती होती हैं। इसका यही, और सस्ती क्या, निःशुल्क भी होती हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पेंशन मिलती है, समझिए बात को, मिड डे मील मिलता है, मातृ शिशु जो पैदा होते हैं उन बच्चों को आहार देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो सहायता आर्थिक मिलती है सरकारों की तरफ से, ये सब इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ये कब होगी, जब नीतियां या कानून कल्याणकारी होंगे। इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि हमारे स्टेट, हमारे राज्य में, राज्य का मतलब समझ जाना, देश से भी है, स्टेट से भी है और नगरीय प्रशासन, हमारे राज्य में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का अहित न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, किसी प्रकार का जोर न पड़े, बहुत अधिक भार न पड़े। इसलिए इस लोक कल्याणकारी राज्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो बातें बाबा
साहब भीमराव अंबेडकर ने सुझाए थे और बाद में उसे शामिल भी किया भारतीय संविधान में। और उस शामिल होने के साथ साथ आज जो सरकारी नीतियां बनती हैं, चाहे वो कोई सी सरकारें बनाए, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना होता है। और आपको ये समय के साथ आपको दिख भी रहा है, जैसे जैसे हमारे देश के पास पैसा आता है, जैसे जैसे हमारे स्टेट के पास पैसा आता है, जैसे जैसे स्थानीय नगरीय प्रशासन के पास आर्थिक स्रोत बढ़ता है, तो वो क्या करते हैं, समय समय पर लोक कल्याणकारी नीतियां और लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के आधार पर लोक कल्याणकारी कानून बनाते रहते हैं और उसको लागू करते रहते हैं, जिससे उसका लाभ, चाहे नीतियां हो चाहे कानून हो, उसका लाभ उस स्टेट की जनता को, उस राज्य क्षेत्र की जनता को सीधे तौर पे मिल सके और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की जो परिकल्पना है वो साकार हो सके। समय समय पर देश के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, इन नीतियों को समय समय पर देश, राज्य क्षेत्र, परिक्षेत्र, केंद्र सरकारें, राज्य स्टेट गवर्नमेंट आदि सब लागू कर रही हैं, ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान में। और अब धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि ये नीतियां ऐसी हैं कि इनको चलाने के लिए, लागू करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, अर्थ की जरूरत पड़ती है। पहले हमारा देश गरीब था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे देश के पास आर्थिक संपन्नता आ रही, और जैसे जैसे आर्थिक संपन्नता आ रही है, इसमें शामिल जो दिशा निर्देश हैं, जो तत्व हैं, वो धीरे धीरे अब लागू होते जा रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमने अभी कई उदाहरण भी आपको बताया। तो इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व 30 सेकेंड और ब्लैक बोर्ड पर देखें, कुछ चीजें नीचे छूट गई हैं। इसका वर्गीकरण जब हम करेंगे 36 से 51 तक का, तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार पर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्गीकृत करते हैं। तो जब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 को जब हम अध्ययन की सुविधा के लिए जब इसका वर्गीकरण करते हैं, तो हम इसे 3 रूपों में बांटते हैं। पहला होता है समाजवादी सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? समाजवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा जो सिद्धांत है वह आधुनिकवाद और वैज्ञानिक विधियों के एम्प्लीमेंट का वाद है, यानी वैज्ञानिकतावाद। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इस 36 से 51 को हम 3 चरणों में बांट देते हैं, अध्ययन की सुविधा के अनुसार। पर ध्यान रखना, कहीं लिखा नहीं है संविधान में कि ये गांधीवाद है, ये समाजवादी सिद्धांत है, ये गांधीवादी सिद्धांत है, ये वैज्ञानिकवाद सिद्धांत है। ये अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया गया। जो समाजवादी सिद्धांत है वो भारत के लोगों के अंदर आर्थिक और सामाजिक समानता की पहल करता है। इससे प्रेरित होकर इस उद्देश्य से 36 से 51 में जो एक भाग है समाजवादी सिद्धांत, ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। दूसरा गांधीवाद सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, ये गांधी जी के विचारों और राष्ट्रीय आंदोलनों, यानी देश को आजाद कराने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हमारे महापुरुषों ने लड़े, हमारे अमर शहीदों ने लड़े, उस अमर शहीदों के राष्ट्रीय आंदोलनों के विचार से, प्रेरणा से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने आने वाले समय में अपने देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के आधार पर उन्होंने संघर्ष किया और अपनी जान और प्राणों की आहुति तक दी, ताकि आने वाला जो समय हो वो हमारे देश के नागरिकों के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य हो। तीसरा जो सिद्धांत इसमें आता है वो आता है एकदम आधुनिकता से परिपूर्ण वैज्ञानिकवाद। यहाँ देखिए, उदारवादी बुद्धिमत्तावादी वाद, जिसे हम लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, एक बार यहाँ नजर। समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्टिक्स प्रिंसिपल, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य। अनुच्छेद 38, 39, 39A, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 में है। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा। दूसरा सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत।
गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी जी के विचारों और राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों पर आधारित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, जूम करके दिखाना भाई, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48, ये गांधीवादी सिद्धांत में अध्ययन की सुविधा के अनुसार। और तीसरा जो है उदारवादी बुद्धिमत्तावादी तत्व, जिसे हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं, ये आधुनिक उदारवाद और वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है। 43A, 44, 45, 48A, 49, 50 और अनुच्छेद 51 में शामिल है। तो आज के लेक्चर में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में इतना ही, बाकी हम फिर एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे।